हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सभी डियर स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास से रिलेटेड होंगे। जी मेरे स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो आर्ट्स हो या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सभी के लिए बेनिफिट है, या साइंस जो भी लिए हैं तीनों के लिए बेनिफिट्स है। कोई भी डिपार्टमेंट हो उनके लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एक ही होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 क्लासेस। तो अभी तक जो कैंडिडेट मेरे डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे डियर स्टूडेंट इतना सारा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक भारतवासी, हर एक झारखंड वासी के पास इस वीडियो को पहुंच जाए और घर बैठे आराम से मॉक टेस्ट देकर अपने प्राइज का लाभ उठा सके। तो मेरे स्टूडेंट, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि मिसाल क्लासेस की ओर से ये एक महाधमाका है। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट 1 और वीडियो नंबर 1 होगा। और इस प्रकार देखा जाए तो आज हम लोग देखेंगे आठवां वीडियो। तो जो अभी तक पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या कोई भी जो सब्जेक्ट में बना के रखा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ से मिसल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत ही अच्छा आपको सामने आज ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न आपके सामने है, एमपीसी का मान होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन यंत्र मिलाकर केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसी प्रकार से मेरे स्टूडेंट आपको हर एक टॉपिक में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जी मेरे स्टूडेंट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक दिन आपको मॉक टेस्ट देने को मिसाल क्लासेस की ओर से मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। समष्टि अर्थशास्त्र में से सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए मेरे स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यून मांग की दशा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में किस में वृद्धि होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, केन्स का रोजगार सिद्धांत किस नियम पर निर्भर करता है? जी मेरे स्टूडेंट, केन्स एक अर्थशास्त्री है जो बोला क्या है कि रोजगार सिद्धांत किस पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावपूर्ण मांग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और आपको हर एक दिन मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जी मेरे स्टूडेंट, आपको हर एक दिन मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मिसाल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच मापने का सूत्र निम्न में कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे स्टूडेंट, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2014 से लेकर 2020 तक एग्जाम में पूछे गए हैं। और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं मेरे स्टूडेंट। तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप लोग ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाइए। और जितना भी टोटल मार्क्स में आपको जितना भी आ रहे हैं आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ अपना एड्रेस भी जरूर देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्थिक समूह मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट एंड मनी किसकी पुस्तक लेखक है? एक पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसकी पुस्तक के लेखक है? यह किस राइटर ने लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एम केन्स।
चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और खास करके मेरे रेडियो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में बुक से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट लिखे हैं या कोई भी दूसरा पुस्तक के नाम लिखे तो जरूर उनको याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से रिलेटेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछे गए हैं और 2016 में भी पूछे गए हैं और लास्ट एकदम 2019 में भी 3 साल में लगातार रिपीट हुआ है मेरे स्टूडेंट। इससे प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो भारतीय केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य से एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी गणना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। और आपके अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 2020 के एग्जाम में पूछे गए मेरे स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत का वित्तीय वर्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे स्टूडेंट। आप लोग बिलीव करके पढ़िए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग हर एक दिन सुबह शाम हो सके तो मिसल क्लासेस के चैनल में जितना भी मॉक टेस्ट लगा कर रखा गया है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो या सोशियोलॉजी हो या जियोग्राफी, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, और हम लोग अगला दिन कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी का अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू आय। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या साहित्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस घिसावट। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से यह कथन किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन या निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेवी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो कैलकुलेशन है मेरे स्टूडेंट। ये 0.5 की जगह में कुछ भी दे सकते हैं, आपको ये आना जरूरी है कि किस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त किया जा सकता है। तो दिखा है कि यदि MPC इक्वल टू 0.5 हो तो उनका गुणांक क्या होगा। मेरे स्टूडेंट इसका गुणांक आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका गुणांक याद रखिएगा। गुणांक का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू, जी मेरे स्टूडेंट, K इक्वल टू 1/MPC, जी मेरे स्टूडेंट 1/MPC। याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मैं फिर से बता रहा हूं कि K इक्वल टू गुणांक इक्वल टू होता है 1/MPC। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.5 की जगह में कुछ भी आपको वर्ड दिखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 की जगह में 1 और आपको MPC का मान दिया है 0.5, तो पॉइंट को हटाएंगे तो डबल 0 आएंगे और 5 दूनी कितना होता है 10। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है, राजकीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। जी मेरे स्टूडेंट, प्रश्न है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19, और 19 है, बजट के संगठक निम्न में कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु का कीमत मांग पूर्ति की शामिल शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। चलिए अब देखते हैं 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अस्तित्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, निजी स्वामित्व का और मुनाफा कमाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 है, राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं मेरे स्टूडेंट की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए निम्न में कौन सा सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 9 प्लस जी इक्वल टू एक्स माइनस एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही सब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे स्टूडेंट। ये मैं कोई किसी के घर से उठाकर ये क्वेश्चन नहीं लाया हूँ मेरे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, जो 2014 से लेकर 2020 के बीच में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार तो देखा जाए सरकार ने यह नियम लागू किया है कि 40 मार्क्स ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव होंगे। तो मेरे स्टूडेंट हम लोग थोड़ा मेहनत करें और क्यों बिना लिखे बिना झंझट के क्यों ना हम लोग थोड़ा मेहनत करें और 40 में 40 मार्क्स लाएंगे। तो 40 में 40 मार्क्स मेरे स्टूडेंट उन्हीं को मिल सकते हैं जो ईमानदारी के साथ टेस्ट दे रहे हैं। और आपको मुझे इस बात पर उम्मीद है कि मैं जितना बता रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। पर आपका शर्त है, मेरे तरफ से एक शर्त रखा है क्या कि आप लोग ईमानदारी के साथ टेस्ट लगाएं। ऐसा नहीं है कि 25 नंबर देखें और 26 को छोड़ दिए और 27 को डायरेक्ट देखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा मेरे स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यहाँ कोई थ्योरी पार्ट का क्लास नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी चल जाएगा, जो मन आएगा एग्जाम में भर देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं मेरे स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको पता है तो आप सही से क्लिक कर सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप नहीं क्लिक कर सकते हैं। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है। और देखिए मैं तुरंत अभी बताया मेरे स्टूडेंट कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो लिखा है क्या, यदि MPC 0.5 हो तो गुणांक का मान क्या होगा। तो मेरे स्टूडेंट अभी हम लोग देखें, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि गुणांक इक्वल टू होता है 1/MPC। तो 1/MPC का वैल्यू दिया था कितना 0.5, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 0 होगा। अब 5 दूने कितना होगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। APC इक्वल टू APS, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे स्टूडेंट। आपको बिलीव नहीं होगा कि यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। जी मेरे स्टूडेंट, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। चाहे वो आर्ट्स के डिपार्टमेंट हो या कॉमर्स के डिपार्टमेंट हो या साइंस के डिपार्टमेंट, तीनों के साइंस और तीनों के डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स इक्वल होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री से हो और आर्ट्स से रिलेटेड हो या कॉमर्स से रिलेटेड हो, सभी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो मेरे स्टूडेंट बिलीव नहीं कीजिएगा, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर बी 1। जी मेरे स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न है आज का। मांग एवं पूर्ति के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक किससे माना जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। मेरे स्टूडेंट मैं घर से क्वेश्चन उठा के नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक देखकर सेट किया है। अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो जरूर देखेंगे कि 2019 में पूछे गए हैं या नहीं। एक अधिकार की स्थिति में प्रतियोगिता होती है, क्या होती है, पूर्ण होती है, सीमित होती है, शून्य होती है, नगण्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे स्टूडेंट। यहाँ कुछ भी मान हो सकते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ देखे 0.5 थे, अभी हम बनाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं कितना 0.2। हो सकता है एग्जाम में 5 दे दे, एग्जाम में हो सकता है कि 10 दे, एग्जाम में हो सकता है कि 7 ओनली फॉर 7 दे दे, एग्जाम में ये भी हो सकता है कि ओनली फॉर 0.6 दे दे। तो मुझे अगर पता है ये फॉर्मूला कि K इक्वल टू होता है 1/MPC, तो मुझे कोई भी वर्ड दे दे मैं आंसर चुटकी में निकालूंगा। तो चलिए मेरे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है सभी डियर स्टूडेंट से कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कल कोई और सब्जेक्ट के बारे में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी प्रकार। तब तक के लिए आप लोग बने रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।